हे गाइस, बेयरक बेसिक्स में आपका स्वागत है। तो हमने कल चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर दिया था। नाउ हमारा चैप्टर 5 हम आज स्टार्ट करते हैं इन आर पार्ट 5। ओके, तो चैप्टर 5 है वो ये बोलता है, अभी तक कलेक्टर ने अवार्ड जो है वो दे दिया था। नाउ रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड्स वो देंगे। तो जो सेक्शन 31 है वो ये कि कलेक्टर जो है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड शेड्यूल है वो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट अवार्ड्स भी देंगे टू द अफेक्टेड फैमिलीज़ को। जब भी वो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट अवार्ड दे रहे हैं तो सबसेक्शन 2 बोलता है कि वो इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो इसमें इंक्लूड किया जाएगा अमाउंट पेबल टू द फैमिली, कितना अमाउंट पेबल होगा उनको, बैंक अकाउंट नंबर जिसमें रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट अवार्ड ट्रांसफर किया जाएगा, हाउस साइट या अगर कोई हाउस उनको अलॉट किया गया है टू द डिस्प्लेस्ड फैमिलीज़ को तो वो बताया जाएगा, अगर कोई लैंड अलॉटेड की गई है टू द डिस्प्लेस्ड फैमिलीज़ को तो वो बताई जाएगी, अगर सब्सिस्टेंस अलाउंसेज या ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेज देना चाहिए तो वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, अगर कोई पेमेंट किया गया है रिगार्डिंग टू द कैटल शेड्स एंड पेटी शॉप्स तो वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, अगर वन टाइम अमाउंट दिया गया है टू द आर्टिशंस एंड स्मॉल ट्रेडर्स को तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, अगर कोई भी मैंडेटरी एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है तो वो बताया जाएगा कि डिटेल्स ऑफ द मैंडेटरी एम्प्लॉयमेंट। और इसके अंदर इंक्लूड होती है कि अगर कोई कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट का प्रोविजन है कि एटलीस्ट वन मेंबर को तो उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही मिलेगी, तो इसके अंदर वो भी इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर वन मेंबर को, अगर अफेक्टेड फैमिली के वन मेंबर को कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है एटलीस्ट या इसका प्रोविजन है तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, अगर कोई फिशिंग राइट्स इन्वॉल्व हैं तो वो, एन्यूटीज और अदर एंटाइटलमेंट्स उनको प्रोवाइड की जा रही हैं तो वो इंक्लूड किया जाएगा, और अगर कोई स्पेशल प्रोविजंस है रिगार्डिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो बेसिकली ये जो सब चीज़ें हैं वो रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अवार्ड्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। आफ्टर दैट वो ये बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो बाय नोटिफिकेशन इसकी अमाउंट या इसकी रेट को इंक्रीज भी कर सकती है कि रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट का जो अमाउंट है वो अफेक्टेड फैमिलीज को इंक्रीज करके देना चाहिए या उनका जो अमाउंट है वो ज़्यादा होना चाहिए, तो वो भी बाय नोटिफिकेशन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेज कर सकती है। फिर ये बताता है सेक्शन 31 में बता दिया रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन अवार्ड दिया जाएगा। आफ्टर दैट सेक्शन 32 ये बोलती है कि कलेक्टर ये इंश्योर करेगा कि जहाँ पे भी रीसेटल्ड किया जा रहा है फैमिलीज़ को तो वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो और बेसिक मिनिमम एमिनिटीज़ वहाँ पे हो अकॉर्डिंग टू द थर्ड शेड्यूल। फिर जब इन्होंने रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन अवार्ड दे दिया, आफ्टर कलेक्टर ने मिनिमम एमिनिटीज़ का ध्यान रखते हुए उनको रीसेटल कर दिया, देन क्या होगा कि कलेक्टर क्या है अवार्ड्स को करेक्ट कर सकता है। कौन से अवार्ड्स को करेक्ट करता है या अवार्ड्स में क्या करेक्शन की जा सकती है, तो अवार्ड्स में कलेक्टर क्लैरिकल या अर्थमेटिकल कोई मिस्टेक है तो वो करेक्ट कर सकता है। तो ये बोलता है कि नॉट लेटर देन 6 months from the date of order or where he has been required under the provision of this act to make a reference to the authority under the section 64, कि जब भी वो रेफरेंस करती है अथॉरिटी को अंडर सेक्शन 64 के अंदर। ये क्या होता है कि जब भी अगर कोई ऑब्जेक्शंस कलेक्टर को दिए गए तो कलेक्टर ने वो ऑब्जेक्शन सुन लिए, उसके बावजूद भी अगर पर्सन इंटरेस्टेड सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वो कलेक्टर को बोलते हैं कि हाँ इस अवार्ड का रेफरेंस अथॉरिटी को दे दिया जाए, जो कि फॉर्म कहाँ होगी अंडर सेक्शन 51 के अंदर, और वो जो अथॉरिटी है वो रेफरेंस का ऑर्डर देगी अंडर सेक्शन 64 के अंदर। तो ये रेफरेंस करने से पहले विद इन द दैट पीरियड विच इज नॉट लेटर देन 6 months, मतलब 6 months से ज़्यादा वो नहीं कर टाइम ले सकती है, तो वो क्या करेगी, करेक्ट कर लेगी कलेक्टर एनी अर्थमेटिकल और क्लैरिकल मिस्टेक्स इधर ऑफ द अवार्ड्स और एरर अराइजिंग। ठीक है, या तो वो ये अपने ऑन मोशन पे कर लेगी या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड पे कर लेगी और लोकल अथॉरिटी की एप्लीकेशन पे कर लेंगी। ठीक है, जब भी कलेक्टर ये करेक्शंस कर रहे हैं तो वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नाम देंगे। ठीक है, और ये जैसे ही करेक्शन कर लेंगे तो पर्सन इंटरेस्टेड को नोटिस भेज देंगे। फिर उसके बाद में अगर कोई भी एक्सेस अमाउंट पे कर दिया गया है तो आफ्टर करेक्शन अगर कलेक्टर को लगता है कि हमने एक्सेस अमाउंट दे दिया था तो वो रिफंड करना पड़ेगा उस पर्सन को, और अगर वो डिफॉल्ट करता है और रिफ्यूज करता है टू पे द रिफंड अमाउंट तो वो रिकवर किया जा सकता है एज में बी प्रिस्क्राइब बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 34 ये बोलता है कि अर्जेंटमेंट ऑफ इंक्वायरीज कौन कौन कर सकता है, तो अर्जेंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कलेक्टर कर सकता है जैसे भी उसको डीम फिट लगता है वैसे। ठीक है, तो ये प्रॉपर पावर जो है कलेक्टर को दे रखी है अंडर सेक्शन 34 के अंदर। सेक्शन 35 ये बोलता है कि जब भी कलेक्टर ये इंक्वायरीज कर रहा है तो उसके पास पावर होगी एज अ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वो सम्मन भी कर सकता है, विटनेसेस की अटेंडेंस को अनफोर्स भी कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी अनफोर्स कर सकता है, ये ऑल दिस काम वो कर सकता है जैसे सिविल कोर्ट की पावर होती है अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। देन द सेक्शन 36 ये बोलता है पावर टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स etc। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो कलेक्टर से रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं। ठीक है, कि वो ये देखने के लिए कि जो भी रिपोर्ट जो भी इंक्वायरी कलेक्टर ने करी है वो लीगैलिटी और उसकी प्रोप्राइटी कैसी है, क्या उसने ये जो पूरा काम किया है वो ट्रांसपेरेंट है, दैट्स इट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कलेक्टर से रिकॉर्ड मांग लेती है। ठीक है, देन सेक्शन 37 बोलता है अवार्ड्स ऑफ कलेक्टर वैन टू बी फाइनल, तो कलेक्टर का जो अवार्ड्स हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ है, कंक्लूसिव एविडेंस है एज बिटवीन द कलेक्टर और पर्सन इंटरेस्टेड के बीच में।
और कलेक्टर ये भी ध्यान रखेगा अंडर सबसेक्शन 3 के अंदर कि वो ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिकली है ना ओपन रखे और डिस्प्ले करे इसकी समरी। देन आफ्टर सेक्शन 38, सेक्शन 38 बोलता है पावर टू टेक अ पोजीशन ऑफ लैंड टू बी एक्वायर्ड। अब ये जो बात है ये सेक्शन 38 प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और अदरवाइज भी ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है कि जब भी अवॉर्ड कर दिया, कंपनसेशन दे दिया, सब काम हो गया है, तो कलेक्टर पोजीशन कब ले सकते हैं? तो कलेक्टर कब पोजीशन ले सकती है? वो तभी पोजीशन ले सकती है जब वो फुल अमाउंट ऑफ दी कंपनसेशन जो है वो पे कर दें। जब वो फुल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पे कर देंगी एज वेल एज रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के जो एंटाइटलमेंट है वो पे कर दें वो, ठीक है, टू दी अनटाइटल्ड पर्सन को ये जब वो कंपनसेशन पे कर देगी तब, और रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट्स के एंटाइटलमेंट पे कर देगी तब जब है कलेक्टर है वो पोजीशन ले सकता है लैंड का। फिर इसका टाइम पीरियड दे रखा है कि कब है ना उनको कंपनसेशन दे दिया जाना चाहिए और रिहेबिलिटेट और रीसेटलमेंट कर देना चाहिए। तो विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ जब भी उन्होंने कंपनसेशन पे किया, और इन द केस अगर वो कोई मॉनेटरी पैसा दे रहे हैं या मॉनेटरीली रिहेबिलिटेट और रीसेटलमेंट अगर कर रहे हैं तो विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है, वो क्या करेंगे, उनको कंपनसेशन दे देंगे, रिहेबिलिटेशन दे देंगे, उसके 3 महीने के एंड 6 मंथ के अंदर अंदर जो है कलेक्टर पोजीशन ले सकता है अगर उसने ये पैसा दे दिया है तो। एंड प्रोवाइजो बोलता है अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एंटाइटलमेंट से अगर ये रिलेटेड था तो आप क्या करोगे, कंपनसेशन कितने टाइम में दे दोगे, 18th मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अवॉर्ड, 18 मंथ के अंदर अंदर आप पे कर सकते हो। और यही अगर कोई इरिगेशन और हाइडल प्रोजेक्ट था तो आप 6 मंथ के अंदर अंदर दे सकते हो प्रायर टू द सबमर्जेंस ऑफ द लैंड। जो कलेक्टर है वो ये ध्यान रखेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि ये जो रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो और जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। तो ये इसका प्री का क्वेश्चन ये हो सकता है कि कलेक्टर जो है वो लैंड की पोजीशन कब ले सकता है। तो इसके ऑप्शंस जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 4 ऑप्शन उन्होंने दे दिया, क्या नाम, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द फुल कंपनसेशन, ठीक है, आफ्टर मेकिंग अ अवार्ड, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो ये होगा आफ्टर इंश्योरिंग द फुल पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एज वेल एज रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एंटाइटलमेंट्स आर पेड, तब उसके बाद में जो है कलेक्टर पोजीशन ले सकता है। आफ्टर दैट सेक्शन 39 बोलता है एडिशनल कंपनसेशन इन केस ऑफ मल्टीपल डिस्प्लेसमेंट, कि अगर आपने एक ही पर्सन को या एक ही फैमिली को बार बार डिस्प्लेस्ड कर दिया है, मतलब पहले भी आपने उसको डिस्प्लेस करके दूसरी जगह पे है ना सेटल किया, वापस उसको डिस्प्लेस करके दूसरी जगह पे अगर आप सेटल कर रहे हो तो आपको उनको एडिशनल कंपनसेशन देना पड़ेगा फॉर दी सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट्स। आफ्टर ये बोलता है सेक्शन 40, सेक्शन 40 हमने देखा था सेक्शन 9 के अंदर। सेक्शन 9 क्या कहता था कि जब भी कोई इमरजेंसी या अर्जेंसी का केस होगा तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन सर्टन केस में एग्जेम्प्ट कर सकती है प्रोसीजर्स को। तो ये क्या बोलता है कि अर्जेंसी के केस में क्या है, क्या स्पेशल पावर्स दी गई हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। इन द केस ऑफ अर्जेंसी व्हेनेवर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट द कलेक्टर दो नो सच अवार्ड हैज बीन मेड, अगर चाहे उसने अवार्ड नहीं भी किया है तब भी, जनरली तो क्या होता है जब तक अवार्ड नहीं किया गया है तब तक आप एक्वायर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को, लेकिन अगर अर्जेंसी का केस है तो अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है कलेक्टर को तो चाहे उसने अवार्ड नहीं दिया हो अवार्ड तब भी ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द 30 डेज, ये जो 30 दिन है उसकी जब भी उन्होंने ये 30 दिन कब से काउंट होंगे, ये 30 दिन काउंट होंगे फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ नोटिस मेंशन इन द सेक्शन 21, कि जब भी सेक्शन 21 के अंदर उन्होंने पब्लिकेशन की नोटिस उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या कर सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं ऑफ द लैंड नीडेड फॉर द पब्लिक पर्पस के लिए, ठीक है। और वो जो प्रॉपर्टी होगी वो एब्सोल्युटली वेस्टेड हो जाएगी इन दी गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बेंसेस। तो हमें ये बात समझ में आया कि जब भी अर्जेंसी का केस होता है तो ये जरूरी नहीं है कि अवार्ड दे दिया गया है, इवन तो अवार्ड नहीं भी दिया गया है तो आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 21 उसके 30 दिन के बाद जो है कलेक्टर वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, उसकी पोजीशन ले सकता है। पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अब ये जो पावर थी वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए टू मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी और फॉर एनी इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ द नेचुरल क्लैमिटीज और एनी अदर इमरजेंसी विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, कि अगर ये केसेस होंगे या मिनिमम जो उनको एरिया रिक्वायर्ड होगा वहां तक ही इसकी है ना पावर जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि हर किसी केस के लिए वो अर्जेंसी बता के लैंड एक्वायर कर सकती है, उसका पोजीशन ले सकती है। अगर वो स्पेसिफिकली इन कंडीशंस में फॉल करता है जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी या कोई नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से है ना इमरजेंसी आ गई है या कोई अदर ऐसी इमरजेंसी जो पार्लियामेंट ने अप्रूव करी है, तो इन केसेस के अंदर जो है लैंड एजेंसी के केसेस पे एक्वायर की जा सकती है। लेकिन इसका प्रोविजो ये बोलता है कि अगर कोई बिल्डिंग या ऐसी कोई पार्ट ऑफ द बिल्डिंग है तो अगर आप उसको अगर एक्वायर कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 48 आवर्स ऑफ नोटिस जो है उसको भेजना पड़ेगा। किसको भेजना पड़ेगा, टू दी ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर को 48 आवर्स का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। और जब भी गवर्नमेंट पोजीशन ले उससे पहले उसे 80% जो है अमाउंट टेंडर कर देना पड़ेगा और जो एस्टिमेटेड अमाउंट है कंपनसेशन का उसका 80% जो है उनको दे देना पड़ेगा, ठीक है।
और इसका सबसेक्शन 5 बोलता है कि अगर कोई और एडिशनल कंपनसेशन है तो उसका 75% आपको देना पड़ेगा, ठीक है, और अगर कंपनसेशन था तो उसका 80% जो है बिफोर टेकिंग पोजीशन आपको देना पड़ेगा। लेकिन प्रोविजो ये बोलता है कि जो ये एडिशनल कंपनसेशन वाला जो प्रोविजो है वो किन पे अप्लाई नहीं होता, ये अप्लाई नहीं होता ओवर द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि अगर कोई केसेस है या ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर रहा है, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट को अगर अफेक्ट कर रहा है, एंड रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट को इफेक्ट कर रहा है। तो अगर ये सारे अगर केसेस हैं तो एडिशनल कंपनसेशन पे करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आफ्टर दैट सेक्शन 40 इंपॉर्टेंट है, आप इस पे वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए। ओके, मैं आपको ये सेक्शन 41 के 40 के केस लॉज भी बताऊंगी, साइट करूंगी इन आर लास्ट वीडियो, जो भी लैंड एक्विजिशन एक्ट की लास्ट वीडियो होगी तो उसमें मैं केस लॉज भी साइट करूंगी। इन एनी केस अगर आपको केस लॉज भी देखने हैं तो आप लास्ट तक बने रहिए, जब भी ये चैप्टर, जब भी एक्ट कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर दैट केस लॉज वीडियो डल जाएगी। सेक्शन 41 बोलता है स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, कि स्पेशल प्रोविजंस क्या है इस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इनके इंटरेस्ट को क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। अननेसेसरीली इनकी कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर ना की जाए, और जो है टोटल आपको कंसल्टेशन करनी पड़ेगी विद देयर लोकल गवर्नमेंट, जो भी शेड्यूल एरिया की लोकल गवर्नमेंट है उनसे भी आपको कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। और अनटिल और अनलेस अगर लास्ट रिसोर्ट ही यही है इसको एक्वायर करने का, तो ही इनकी प्रॉपर्टी एक्वायर की जा सकती है, अदरवाइज जो है इनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा। एज कोई भी जो है, इसका सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि नो एक्विजिशन ऑफ लैंड शैल बी मेड इन अ शेड्यूल एरिया, कि कोई भी लैंड एक्वायर नहीं की जा सकती है ना शेड्यूल एरिया, ये हमारा जनरल बात बताई है इन्होंने। फिर ये सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अनटिल और अनलेस ऐसा ही डेमोस्ट्रेबल लास्ट रिसोर्ट नहीं है, कि यही लैंड एक्वायर की जा सकती है, हमारे पास अंतिम चारा यही बचा है, तभी जाके इनकी जो लैंड है वो एक्वायर की जा सकती है। अब जब ये बोलते हैं कि जब कोई भी लैंड एक्वायर करी जा रही है इन द शेड्यूल एरिया, तो आपको कंसर्न गवर्नमेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा, जैसे कि ग्राम सभा है, पंचायत है, या कोई भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो इन लोगों से आपको सलाह मशवरा करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये जो है जब भी एक्वायर करेंगे प्रॉपर्टी को तो डेवलपमेंट प्लान भी बना के देंगे, ठीक है, कि ये जो है हम इस प्रोग्राम में मतलब उनको शेड्यूल एरिया वाले लोगों को वापस आना रिसेटल्ड करेंगे, इनको वैसी ही जगह वापस प्रोवाइड करी जाएगी, अगर उनके फॉरेस्ट राइट है तो उनको प्रोटेक्ट किए जाएंगे। तो जो है डेवलपमेंट प्लान बनाएगा, और डेवलपमेंट प्लान में क्या क्या इंक्लूड होंगे, सबसेक्शन 5 ये बताता है कि डेवलपमेंट प्लान में होगा कि कोई भी अल्टरनेट फ्यूल फॉर्डर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट है, ये रिसोर्सेज है, वो विद इन द 5 ईयर्स सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एज वेल एज शेड्यूल कास्ट जो है वो तैयार कर दिया जाएगा प्रोग्राम। और टाइम पीरियड क्या है, 5 साल के अंदर अंदर वो जो है प्रोग्राम तैयार कर दिया जाएगा। फिर आता है सबसेक्शन 6 के अंदर कि in case of land being acquired from the member of scheduled caste or scheduled tribe, at least 1/3 of compensation amount due shall be paid to the affected families initially as a first installment and rest shall be paid after taking over the possession of land। कि जब भी आप ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की लैंड ले रहे हो तो 1/3 ऑफ द कंपनसेशन अमाउंट तो आपको पे करनी पड़ेगी एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो उनको दी जाएगी वो 1/3 ऑफ द कंपनसेशन अमाउंट होगा, और रेस्ट जो है वो आप पोजेशन लेने के बाद उनको पे कर सकते हो, ठीक है। और इसका सबसेक्शन 9 ये कहता है कि अगर किसी भी लॉ के डिसरिगार्ड में या इनकंसिस्टेंसी में अगर एलिनेट करी गई है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की अगर प्रॉपर्टीज को, तो वो प्रॉपर्टी ट्रीटेड की जाएगी या वो एक्विजिशन ट्रीटेड किया जाएगा एज अ नल एंड वॉइड। ओके, अब सबसेक्शन 11 जो है वो ये कहता है कि जब भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रीलोकेट करा गया, अब अगर उनको रीलोकेट किया गया उन्हीं के जैसे एरिया में तब तो ठीक है, लेकिन अगर उनको आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट ही रीलोकेट कर दिया है तो आपको एडिशनल 25% रीसेटलमेंट एंड मतलब एडिशनल कंपनसेशन आपको पे करना पड़ेगा। वो एडिशनल कंपनसेशन कितना होगा, 25% होगा। एंड रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट बेनिफिट्स टू विच दे आर एंटाइटल्ड इन द मॉनिटरी टर्म अलॉन्ग विद द वन टाइम एंटाइटलमेंट ऑफ 50,000 रुपीज। उसके साथ ही इनको एक टाइम का एंटाइटलमेंट मतलब वन टाइम इनको पैसा दिएंगे 50,000 रुपये एडिशनली, 25% एडिशनल कंपनसेशन इनको दिया जाएगा, ठीक है। रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट बेनिफिट दिया जाएगा विद द एंटाइटल इन अ मॉनिटरी टर्म। इन मॉनिटरी टर्म का 25% जो है उनको दिया जाएगा एज अ एडिशनल अमाउंट, और 50,000 रुपये इनको वन टाइम एंटाइटलमेंट दिया जाएगा। अगर कहाँ किया है, आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट लोकेट किया गया। तो ये जो है फ्री का सवाल भी हो सकता है कि जब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आउटसाइड रीलोकेट किया गया तो उनको एडिशनल कंपनसेशन या एडिशनल अमाउंट कितना दिया जाएगा, और उनका जो वन टाइम एंटाइटलमेंट है वो कितना होगा। तो एडिशनल अमाउंट होगा 25% और वन टाइम एंटाइटलमेंट होगा 50,000 रुपीज़। देन आता है सेक्शन 42 एंड अदर बेनिफिट्स। इसमें क्या है कि सेक्शन 42 रिजर्वेशन एंड अदर बेनिफिट्स का मतलब है कि अगर जितने भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को अगर दूसरी जगह पे रीसेटल्ड किया गया आफ्टर द एक्विजिशन, तो वो कंटिन्यूज करेगा उस रीसेटल्ड एरिया में भी जो राइट्स उनके पास पहले थे, ठीक है। बस यही इसका मेन मोटिव है बताने का कि जो उनके पास पहले जो राइट थे, ऑल्दो उन्हें कहीं पे भी रीसेटल्ड किया गया हो, वो राइट उस रीसेटल्ड एरिया में भी कैरी ऑन करेंगे। तो गाइज हमारा ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर 5।
So now in the next video we can teach with we can learn chapter 6. Thank you so much.